Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेटेंट हीट होती क्या है, ठीक है। देखो आपने कई सारे एग्जांपल है इसके, आपने देखा होगा जैसे अपना चाय का कप होता है, तो जहाँ जिस जगह पे हम चाय के कप को धरते हैं, ठीक है, रखते हैं, ठीक है, उसके नीचे का सरफेस ऑटोमेटिक, आसपास का सरफेस जो होता है वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट का जब आप मीनिंग देखोगे तो होता है गुप्त ऊष्मा, यानी कि हिडन हीट एनर्जी जो होती है वो ही आपकी लेटेंट हीट होती है, क्योंकि वो सराउंडिंग में होती है, आपको दिखती नहीं है लेकिन सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और आपने उस सराउंडिंग को भी क्या कर देती है, जो एयर के जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनको हीट कर देती है, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है, ठीक है। अब लेटेंट हीट जिस प्रोसेस में, जैसे फ्यूजन मैंने आपको बताया था क्या होता है, फ्यूजन होता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है कोई और, ठीक है, सबस्टेंस। तो अब जब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कन्वर्ट करने के लिए उसको जितनी लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी किस प्रोसेस में, फ्यूजन के प्रोसेस में, ठीक है, तो वही क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दिया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि व्हेन द टेम्परेचर at which liquid converts into vapor और गैस में भी लिख सकते हो, it's called बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो तापमान या वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लग जाएगा, बॉइल करने लग जाएगा, यानी उसकी वेपर बनाने लग जाएगा, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये वाटर की बात करें तो ऐसे अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये वाटर का था आपका बॉइलिंग पॉइंट, इसका वाटर का है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ, देखो कि वेपराइजेशन क्या होगा, वेपराइजेशन होगा कि जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 liter ऑफ लिक्विड इनटू 1 liter of vapor at its boiling point and 1 atmospheric pressure is called latent heat of fusion। ये डेफिनेशन हो जाएगी, मतलब यहाँ चेंजेस करने हैं आपको, तो सॉलिड की जगह लिक्विड कर देना है, लिक्विड की जगह वेपर कर देना है, मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब टेम्परेचर के इफेक्ट्स से और ये स्टेट्स पे होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजों इन सबसे चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हमें, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मैटर की स्टेट्स पे। तो देखो
मैटर की स्टेट्स पे क्या इफेक्ट होता है, किसका, प्रेशर का। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे अपन प्रेशर लगाएं तो प्रेशर लगेगा ही नहीं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पे। क्यों? क्योंकि सॉलिड के तो पार्टिकल्स वैसे ही काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, पार्टिकल में स्पेस भी नहीं होता, तो हम कितना भी प्रेशर लगाएं, ठीक है, सॉलिड पे प्रेशर जो होगा, उस प्रेशर का जो इफेक्ट होगा नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, स्पंज को छोड़ के स्पंज पे लग सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें आपकी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पे कुछ एक्सटेंट तक प्रेशर लग सकता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है, वो लगता है गैसियस स्टेट पे। ठीक है, तो जब गैसियस तो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर। अब आप गैसियस स्टेट पे जब आप क्या करोगे, अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो प्रेशर एक्सर्ट करने पे ये क्या होंगे, गैसेस के पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। ठीक है, और जो ये स्पेस बचा था उसमें और ज्यादा आप क्या कर सकते हो, गैस फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ज्यादा जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं या सीएनजी गैस के सिलेंडर्स होते हैं उनमें गैस को कंप्रेस करके ही भरा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो गैसियस स्टेट पे होता है, सॉलिड्स पे नेग्लिजिबल। लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड से ज्यादा, लेकिन गैसेस से कम। लेकिन गैसेस पे जो इफेक्ट होता है प्रेशर का वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल पे प्रेशर एक्सर्ट करने पे गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी की पावर जो कि सबसे ज्यादा होती है, पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाते हैं आसानी से प्रेशर एक्सर्ट करने पे, पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आने की वजह से, ठीक है, स्पेस जो था वो कम हो जाता है। ठीक है, और हम कम स्पेस में भी ज्यादा से ज्यादा गैस भर सकते हैं सामने प्रेशर पे। प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा गैसेस स्टेट को। क्लियर? नेक्स्ट है योगा का इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर एंड सॉलिड लिक्विड और गैस के कैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, ये सब पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इवोपोरेशन की, जो कि सीबीएसई का टॉपिक है। ठीक है, और आरबीएसई में भी अब तो ये एनसीईआरटी लागू हो रहा है। ठीक है, तो इवोपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो देखो इवोपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है। देखो इवोपोरेशन का एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, सरफेस से होता है। ठीक है, वेपराइजेशन कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो इवोपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एनी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, जबकि वेपराइजेशन जो होगा वो उसके लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे जब कोई लिक्विड पहुंच जाएगा उसी के बाद उसकी वेपर बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। तो वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट जरूरी है, जबकि इवोपोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है इवोपोरेशन और वेपराइजेशन। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन एंड वेपराइजेशन। ठीक है, उसके बाद बात करें इवोपोरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इवोपोरेशन जो होती है किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स की बात करते हैं अपन, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड। तो देखो बेटा, जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होती है पहली बात तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? जैसे क्योंकि अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, लिक्विड इवोपोरेट होगा। सही है कि नहीं है? मान लो जैसे किसी दिन अगर आपकी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। सही है कि नहीं? ठीक है, और अगर टेम्परेचर में कमी है, ह्यूमिडिटी है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन घट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, रेट ऑफ इवोपोरेशन टेम्परेचर इंक्रीज के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, इट मींस इसका मतलब होता है कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। क्लियर? दूसरी बात करें
इवोपोरेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ह्यूमिडिटी के। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी जिस दिन ज्यादा होगी उस दिन इवोपोरेशन की रेट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि अगर नमी होगी एटमॉस्फेयर में तो ऑब्वियसली क्या टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होती है, आपको पता है कि ये भी घट जाएगी, तो इसलिए ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी कि अगर ये अगर ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवोपोरेशन घटेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विंड स्पीड के। यानी कि जिस दिन हवा अच्छी चलेगी, स्पीड ऑफ विंड की अगर अच्छी रहेगी तो रेट ऑफ इवोपोरेशन भी इंक्रीज होता है उसके साथ साथ, क्योंकि हवा की जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज उतनी जल्दी उतनी फास्टर उतना ही फास्टर क्या होगा, रेट ऑफ इवोपोरेशन होगा। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो है वो है रेट ऑफ इवोपोरेशन, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, एरिया ऑफ सरफेस, यानी किसी सरफेस का एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ इवोपोरेशन होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप जैसे कपड़ा लेते हो, कपड़े को अगर आपने निचोड़ के ऐसे डाल दिया तो वो क्या होगा, इवोपोरेशन कम होगा, उसमें लेट सूखेगा। लेकिन इसीलिए तो क्या होता है, हम कपड़े को अच्छे से झड़का कर फिर सुखाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से इवोपोरेशन ज्यादा होगा तो कपड़े हमारे जो प्रोसेस है वो जल्दी क्या होंगे, सूख जाएंगे। ठीक है, तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड करती है। ठीक है, 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन पर रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड करती है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं आपके उस पर बेस्ड। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका एसीटोन है। ठीक है, आप उसको अगर हाथ पे हथेली पे लेते हो तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, फटाफट से हथेली पे रखते उड़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसका कारण इवोपोरेशन ही है। ठीक है, क्योंकि हथेली पे रखने से एसीटोन की जो लैटेंट हीट होती है, आसपास की जो सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग की हीट क्या करती है, उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, क्योंकि इवोपोरेशन की रेट बढ़ जाती है और इवोपोरेशन की वजह से क्या होता है, एसीटोन जो होता है जल्दी ही आपकी हथेली पे से उड़ जाता है। इससे काफी सारे एग्जांपल है इवोपोरेशन की, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा। आज के लिए लगभग आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने पे ही है। ठीक है, और बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।